विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा की कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया, तो वहीं प्रयागराज में भी आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा बेसिक शिक्षा के कार्यकल्प अभियान पर आधारित डॉक्यूमेंट्री ऑपरेशन कायाकल्प नामक डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण किया। डॉक्यूमेंट्री में बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में किस तरह से बदलाव आया है, किस तरह से बुनियादी सुविधाएं दी गई हैं। हर विद्यालय में साइंस लैब, कंप्यूटर लैब व स्मार्ट क्लासेस और तमाम आधुनिक व्यवस्थाएं की गई है। अब ये विद्यालय कहीं भी प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है। इसका उन्होंने लोकार्पण भी किया और डॉक्यूमेंट्री का शुभारंभ भी किया। कई योजनाओं का लोकार्पण करने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात की और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में ऑपरेशन कायाकल्प से लेकर के, निपुण से लेकर के, अलंकार योजना से लेकर के, अभ्युदय योजना से लेकर के, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से लेकर के, सभी विषयों से लेकर के आज यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं सहभाग की हैं। इस समय बेसिक शिक्षा विभाग का जो कार्य है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम होगा। पहले बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन आज मुझे गर्व है, खुशी है कि जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं, अच्छे नामी गिरामी विद्यालय हैं, वहाँ से नाम कटवा करके लोग बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज बेसिक शिक्षा के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वहाँ स्मार्ट क्लास हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे पंखे हो, चाहे शौचालय आदि की व्यवस्था हो, चाहे बाउंड्री वॉल की व्यवस्था हो, चाहे रंगाई पुताई की व्यवस्था हो, चाहे हरियाली की व्यवस्था हो, सभी क्षेत्रों में एक बहुत प्रशंसनीय कार्य हुआ है। इसकी सभी शिक्षकों को बधाई दी। आज भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया और तीसरे कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। और मैं कह सकता हूँ कि एक वर्ष अभी तीसरे कार्यकाल का पूरा नहीं हुआ, भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। अभी 4 वर्ष बाकी है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भी बनेगा, भारत सशक्त भी बनेगा, भारत शिक्षित भी बनेगा, सामरिक महाशक्ति भी बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। अच्छा, 26 में पंचायत चुनाव है। एक जो बीजेपी के सहयोगी हैं अनुप्रिया पटेल के बाद अब संजय निषाद भी करें, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है। पार्टी स्तर पे बात नहीं हुई, बयान वीरता है, अपना जो बयान देना है। कोई अकेले लड़ेगा या मिलके लड़ेगा, यह कोई हम लोगों की पार्टी में अभी कोई चर्चा नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का जो सफाई अभियान वो सिर्फ जुमला है, अब जनता भाजपा को साफ करेगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी इस समय मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। 2022 में भी इसी प्रकार का सपना देखे थे कि 400 से ज्यादा विधायक सपा के जीत रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 100 के आसपास सिमट गए। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, मैं प्रयागराज से घोषणा कर सकता हूं कि समाजवादी पार्टी बनेगी। समाजवादी पार्टी गुंडों की, अपराधियों की, माफियाओं की पार्टी है, लठैतों की पार्टी है। उससे समाज डरता है। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त भाजपा के शासन में, सुशासन भाजपा की सरकार के समय है, तो सही राम राज्य भाजपा की सरकार के समय में है, विकास भाजपा की सरकार के समय में, शिक्षा भाजपा की सरकार के समय में, रोजगार भाजपा की सरकार के समय में, कानून व्यवस्था भाजपा सरकार की देन है। तो यह डबल इंजन भाजपा की सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार शानदार काम किया है। हम इन उपलब्धियों को लेकर के और संगठन की ताकत के बल पर और संपूर्ण समाज को साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और 2027 में 2017 दोहराएंगे। अच्छा, प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राहुल गांधी पर तंज किया है, कहा कि उनके सपनों में पाकिस्तान आता है और प्रधानमंत्री की बात उन्हें समझ नहीं आती है। उनकी लोकप्रियता हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में है, उन्हें एक बार पाकिस्तान जाकर देखना चाहिए। आचार्य प्रमोद जी ने जो भी कहा एकदम सही कहा है। कांग्रेस बौखला गई है, सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाई थी, एयर स्ट्राइक से बौखलाई थी, अब ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाई। और पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बयानबाजी करते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पर, श्री राहुल गांधी जी के बयानबाजी के मुद्दे पर एक मत नहीं है।
बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी कांग्रेस के नेता हैं जो अभी सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में गया, उसमें कांग्रेस के नेता भी गए हैं जो देशभक्त हैं। वो देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, देश की सेना की सराहना कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के गिने चुने लोग, श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और मुख्यमंत्री कर्नाटका सिद्धारमैया जी जैसे लोग, वो पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं, पाकिस्तान की सरकार के और उनकी सेना के प्रवक्ता बनते हैं। धन्यवाद। सर एक सवाल है, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद और हरियत मंदिर संभल में जो है इसको लेकर कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर जितने भी मस्जिद को खोदेंगे वहाँ मंदिर मिलेगा। ये सनातन की धरती है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि देश में कौन क्या बोला है उस पर नहीं बोलना है, लेकिन हम लोग माननीय न्यायालय के कोई भी मामले होते हैं उसका सम्मान करते हैं और न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं और न्यायालय के फैसले का इंतजार करते हैं। उन्होंने संभल के दंगे के जो आरोपी सांसद है उनको जेल जाने की मांग कर रहे हैं। वो नहीं, जो दोषी होगा वो तो जेल जाएगा, उसको कौन बचा पाएगा। कांग्रेस नेता माननीय गृह मंत्री जी का एक बयान था लोकसभा में कि यूके हमारी है, हम इसके लिए यूके हमारा ये कब तक है और रहेगा, कब तक और बहुत जल्दी वहाँ तिरंगा फहराता हुआ दिखाई। देखिए, मैंने कहा कांग्रेस देश में और समाजवादी पार्टी प्रदेश में ये सत्ता वियोग से ग्रसित और ऐसे रोगी हो गए हैं जो सत्ता के बिना जी नहीं सकते, सत्ता के बिना बेचैन हैं और इनको किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना। मीडिया की वजह से पीड़िता को घर तो मिल गया, लेकिन दबंग पीछे पड़े हैं और भाई को मारकर किया अधमरा। बता दें, मीडिया की वजह से जहां आफरीन बानो की मां को घर तो मिल गया, किंतु अब दबंगों के कारण उनका जीना मुहाल है। भाई को इतना मारा कि अस्पताल में भर्ती हो गया। न्याय की गुहार आज परवीन ने पत्रकारों के समक्ष लगाई, साथ ही धन्यवाद भी दिया। नवाबगंज टिकरी क्षेत्र की जहां निवासी आफरीन बानो ने दबंगों और पुलिस की कथित मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। आफरीन के अनुसार उनकी मां के मकान में उनकी मां की ननद और जेठानी ने गांव के कुछ दबंगों के साथ मिलकर जबरन कब्जा कर लिया था। इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने कई बार प्रशासन और पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर जहां उनकी मां परवीन बानो और आफरीन और एक बहन ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभागार में प्रेस वार्ता की और फिर सिविल लाइन स्थित धरना स्थल पर अपने परिवार सहित धरने पर बैठ गईं। मीडिया में प्रकाशित होने के बाद उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया और पीड़िता को मकान कब्जा वापस दिलाया गया। पीड़िता का छोटी सी बेटी है और ऐसे में आफरीन उनकी बेटी के अनुसार उनकी मां और बहन को कई घंटे थाने में बैठाए रखा गया और फिर मलाका चौराहे पर छोड़ दिया गया। इससे कुछ समय बाद गांव के दबंगों ने उनके भाई मोहम्मद नसीम पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उसे मारा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल नसीम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सोमवार को आफरीन ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में प्रेस वार्ता कर नवाबगंज पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका शुरू से संदिग्ध रही है। मकान का कब्जा छुड़ाने के बाद अब दबंग परिवार से जान के दुश्मन बन गए हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं। आफरीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि दबंगों पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है और कहा कि दबंग खुलेआम घूम रहे हैं और वहीं उनका भाई अस्पताल में इलाज से और अपनी जान से जूझ रहा है और ऐसे में मदद की गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। हमारा घर ऐसे कब्जा हुआ, जबरदस्ती सुफियान अतीब के कुछ करीबी जबरदस्ती कब्जा किया गया। हम धरना पे बैठे थे, तो जब धरना पे बैठे थे तो हमारा वीडियो जो है लाइक हुआ। जब सब लोगों ने देखा तो फिर पुलिस प्रशासन नवाबगंज थाने से आई। हमारी माँ परवीन बानो को फरहीन बानो को उठा के ले गई। फिर उसके बाद उठा के ले गई, वो नवाबगंज थाने थी और बोले कि अवसराव के हम लोग हैं। तो जबरदस्ती हमारे बहन को हमारी माँ के घसीट के मारते हुए लेके गए वहां से। हम तो अपना भाग लिए, हमको नहीं पकड़ पाए। कह रहे हैं यहाँ धरना स्थल दोगी तुम? हम बोले हाँ हम देंगे, जब तक तो हमको न्याय नहीं मिलेगी। फिर हम वहां ले गए, हमको मकान तो मिल गया। मकान मिलने के बाद हमारे भाई को मारा पीटा गया
कौन मारा? मोहम्मद सुफियान, नौशाद और बहुत सारे लोग थे, सब मारे हम मिलके। जब हमारा मकान मिल गया, उन लोग को पता चल गया कि मिल गया हमारी मकान, तो उन्होंने हमारे भाई को जान से मारने की कोशिश करे, लेकिन हमारा भाई अभी फिलहाल बहुत सीरियस है, बेली अस्पताल में भर्ती है। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, हमको न्याय मिले और सुफियान के नाम हमको नाम मिले, सुफियान के नाम कार्रवाई हो, उसको जेल भेजा जाए। और अभी के जो हुआ है, हाँ, पुलिस से बहुत ज्यादा खतरा है। धरना पर से घसीट के लेते हुए गए हैं। धरना पे जो पुलिस बैठी है वो भी मिली है नवाबगंज थाने वाले से। हमको न्याय यही चाहिए कि हमारे बहन के साथ 10 तारीख की छेड़खानी हुआ है जबरदस्ती, उसका भी मुकदमा अभी नहीं लिखा गया है, FIR नहीं लिखा गया, उसका भी FIR होना चाहिए। हमारा नाम आफरीन बानो है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 2 साल बेमिसाल नगर निगम के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, वहीं इस कार्यक्रम में कई मंत्री विधायक भी शामिल हुए और साथ ही ये कार्यक्रम का आयोजन महापौर गणेश केसरवानी के द्वारा किया गया था। वहीं इस मौके पर पुस्तक विमोचन का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विमोचन किया किताब का। तो साथ ही उन्होंने बात कही कि विकसित भारत और विकसित प्रदेश के साथ साथ विकसित प्रयागराज भी होगा, और ऐसे में उन्होंने कई कार्यों की योजनाओं के बारे में बताया और साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और प्रयागराज में विकास चौतरफा होगा, इसका उन्होंने वादा किया। और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। हमारे पार्षदगणों के शपथ ग्रहण के 2 साल पूरा होने पर जो 2 साल की उपलब्धियों की आज उसका विमोचन था। मैं श्री गणेश केसरवानी जी की अगुवाई में टीम प्रयागराज के रूप में जो शानदार काम किया गया है, इसके लिए मैं गणेश केसरवानी जी सहित इनकी पूरी जो नगर निगम की टीम है उसको बधाई देता हूँ। जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीम इंडिया के रूप में, टीम यूपी के रूप में काम करने का आह्वान किया है, वैसे ही टीम प्रयागराज के रूप में, अर्थात विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित प्रयागराज के लिए काम करना है। अच्छा काम कर रहे हैं, मैं प्रशंसा करता हूं। जो तालाब पर अवैध करोगी, पैसे की कमी ना हुई है ना होगी, जितना खर्च करेंगे उससे ज्यादा देने का काम खाली कराएंगे। महापौर गणेश केसरवानी के कार्यकाल में 2 साल पूरे होने पर उन्होंने 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया। तो साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में हो रहे विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। तो साथ ही ऐसे में उन्होंने कई वादे भी किए और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तालाबों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए लोगों को संकल्प दिलाया है, ऐसे में जो तालाबों पे कब्जे हैं उन्हें भी तालाब को कब्ज़ा मुक्त कराया जाएगा और तालाबों को फिर से जीवित किया जाएगा। और साथ ही उनका क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं आपको। मेरे लिए और नगर निगम सदन के सभी सम्मानित माननीय पार्षदों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिवस है। आज ही के दिन 26 मई 2023 को नगर निगम सदन ने शपथ ग्रहण किया था, शहर की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया था और इस 2 वर्षों में प्रयागराज नगर निगम ने जो ऐतिहासिक विकास और विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उन सारे विषयों को एक पुस्तिका के रूप में हम सब लोगों ने स्थापित किया। उस पुस्तिका का आज विमोचन माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया है। मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा था, 1 सिटी 1 फॉरेस्ट। उस संकल्प को प्रयागराज नगर निगम ने पूरा करने का कार्य किया। 1,29,753 पेड़ का एक सघन जंगल बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी की उस अपेक्षा को पूरा करने में सफलता प्राप्त करी है। साथ ही साथ लगभग 24 लाख टन कूड़े का निस्तारण करके जो जमीन खाली हुई उस पे 27,000 पेड़ लगा करके माननीय प्रधानमंत्री जी की उस अपेक्षा को पूरा करने का काम किया गया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की जो मंशा रही है कि बेसिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार हो, नगर निगम प्रयागराज ने 28 बेसिक विद्यालयों का भी जीर्णोद्धार करके गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए एक बेहतर वातावरण देने का काम किया है। 1200 सड़कों का उच्चीकरण नगर निगम प्रयागराज के माध्यम से हुआ। बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक जो हमारे विरासत थे, ब्रह्मा जी की मूर्ति, महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति, प्रयागराज के ध्यानचंद हॉकी के जो जादूगर थे उनकी मूर्ति, शिवाजी महाराज की मूर्ति, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति, ऐसे बहुत सारे जो हमारे प्रेरणा पुंज हैं, उन सभी महापुरुषों की मूर्तियों को स्थापित करके प्रयागराज के गौरव को बनाने का काम किया गया है। एक साहित्य तीर्थ भी बन रहा है। साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का संकल्प हम लोगों ने लिया है। एक राम सेतु पैदल जमुना नदी पर बनाने का भी प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया है और इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये 3 आगामी आने वाले जो साल है इसके लक्ष्य है और निश्चित रूप से शहर की जनता की का जो आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है, माँ गंगा की जो कृपा है और हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो एक स्नेह हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये सारे संकल्प भी शीघ्र ही पूरे होंगे। मंत्री जी ने तालाबों को पुनर्जीवित करने की बात कही, जो तालाबों पर अवैध कब्जे हैं उसको किस तरह से आप मुक्त कराएंगे? निश्चित प्रयागराज लगातार इस दिशा में अभियान चला रहा है। मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि तालाब नवल राय अपने शहर का एक बहुत ही पुराना प्राचीन तालाब है। नगर निगम प्रयागराज उसका जीर्णोद्धार करा रहा है 12 करोड़ रुपए से। एक आधुनिक तालाब हुआ बन करके एक पिकनिक स्पॉट टाइप का बनेगा और ऐसे जमुना पार के कम से कम 13 तालाबों का जीर्णोद्धार हम लोग करा रहे हैं। शहर पश्चिमी विधानसभा के अंदर भी 5 तालाबों का जीर्णोद्धार करा रहे हैं। लगातार पेयजल की स्वच्छता, तालाबों का संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में गोरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा चौकी अंतर्गत उमरी तालुका पुरवा में तालाब पर अवैध निर्माण को एसडीएम करछना और पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। बता दें जहां कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। बता दें करछना एसडीएम और पुलिस भारी बल यहां पर मौजूद था। गोरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा चौकी अंतर्गत उमरी तालुका पुरवा में तालाब पर अवैध अतिक्रमण था, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई देखने को मिली है, जहां कार्रवाई में पूरी तरह से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है और पूरी तरह से ज़मीन दोष कर दिया गया है। बता दें हाईकोर्ट के निर्देश पर एसडीएम करछना और भारी पुलिस बल मौके पहुंचा था और तालाब की ज़मीन पर जो अवैध निर्माण था उसे मुक्त कराया गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।